बात कर रहे हैं बेटा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन पढ़ लिया था। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बची है। ठीक है, तो लिखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए हमसे कहेगा कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो पूछ लेगा कि टाइम पीरियड बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, करंट बताओ, ऐसे सवाल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे कहता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा देखिए ध्यान से, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, अगर मुझसे कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है और इसमें किसी ऑर्बिट में, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर मुझसे कहेगा टाइम पीरियड सॉल्व करो, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और देखिए टाइम पीरियड होता है 2πr/v। एक पूरे डिस्टेंस में 2πr डिस्टेंस चलेगा और स्पीड कितनी है? v। अब मुझे बताइए, कल मैंने रेडियस पढ़ाया था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m jd स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने बताया था। और v की वैल्यू था jd स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, ऐसा कुछ था। ये मैंने कल आप लोग को ये टाइम पीरियड में, सॉरी वेलोसिटी, रेडियस का फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला, और बेटा मैंने बोला था इसे याद कर जाओ, रट्टा मार लो, काम का है बहुत। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर, देखिए ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। t बराबर, अच्छा देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, n ऊपर जाएगा n क्यूब h क्यूब अपॉन, और बताइए m z स्क्वायर e की पावर 4। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालते, देखिए टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, तो एक ही काम करना है, रेडियस और स्पीड का फॉर्मूला याद रख लेना है। इससे आप टाइम पीरियड जहाँ भी पूछेगा बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आया कि न्यूक्लियस के चारों ओर किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए, बंद करो उसको, और किसी की एंट्री नहीं है, अब बंद करो। और कोई अगर डिस्टर्ब किया क्लास को तो उसको बाहर भगाऊंगा बिल्कुल। देखिए r रेडियस है बेटा। अब आपसे कहेगा कि मान लीजिए जैसे r1 रेडियस है, अब ये r2 रेडियस में घूमने लगा, अब ये r2 रेडियस में घूमने लगा। ठीक है, r1 से r2 रेडियस में चला गया, तो हमसे पूछ सकता है कि इसमें जब घूम रहा है तो टाइम पीरियड t1 है, इसमें घूम रहा है तो टाइम पीरियड t2 है, तो टाइम पीरियड का रेशियो बताइए। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है, ध्यान दीजिए t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट ना देख करके रेडियस दे देगा, बोला ये रेडियस था r1 से r2 चला गया, या रेडियस r से 3r हो गया, बताइए टाइम पीरियड का रेशियो। ऐसा अगर कभी सवाल आता है बेटा, तो हम केपलर का थर्ड लॉ दैट इज ग्रेविटेशन में पढ़े थे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से फिर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि होता तो ये जस्ट लाइक द प्लैनेटरी मोशन ही है, और रेडियस के टर्म में लाएंगे तो पहुंच जाएंगे, यहीं पर पहुंच जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है हमें। तो यहाँ पर बेटा ये लिखेंगे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 होता है, तो बस यहाँ पे बोलेंगे t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, क्योंकि देखिए बीच में सन है और प्लैनेट चारों ओर घूम रहा है। अब r1 से r2 रेडियस में चला गया तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है, या t2 पूछ लेगा। तो हम ऐसे करके बोलेंगे कि सर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं दिया, रेडियस दिया है, तो सिंपली केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का लॉ ग्रेविटेशन में पढ़ते थे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से क्वेश्चन को बना देंगे। पहुँचो।
ये शांत रहो। बेटा शांत रह ले। तो मिटाया जाए। अच्छा बेटा, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहेगा, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या अब आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है? यानी कि बेटा ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा mz² e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n³ h³। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आसान है, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद नहीं करना, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, रेडियस और स्पीड याद होनी चाहिए बस। तो कोई भी कॉमन सेंस से टाइम पीरियड 2πr/v करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई, रेशियो फाइंड करने को आ जाएगा तो ये फाइंड कर लेंगे। कभी बोलेगा 1 से 2 ऑर्बिट में गए, टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो जाएगा, तो t प्रोपोर्शनल टू n³ होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। ना ना ना, इतना नहीं आता, बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर सुनिए, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, टाइम पीरियड भी पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कभी सवाल बोलेगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है ना, सुना ध्यान से, तो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है चार्ज का फ्लो रहा है, यानी करंट एस्टैब्लिश होगा, और करंट एस्टैब्लिश होगा तो क्या बोलेंगे, करंट फाइंड करो, तो Q/T, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, और 1/T इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। करंट पूछ लेगा तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में E का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ e⁵ आ जाएगा। अब इसको जो है, इसके लिए बहुत सिंपल कहानी, mz² e⁵/4 एप्सिलॉन नॉट n³ h³। ठीक है, स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आ गया करंट। अब जैसे ये पूछा जाएगा तो बोलेंगे वेरी इजी, Q/T। अच्छा, मैं तो इतना नहीं करूँगा, मैं तो बोलूँगा देखो भैया, ये सब फॉर्मूले मेरे को कुछ नहीं याद रहता, मैं तो R और V याद करके चलता हूँ। अगर मुझे करंट कह देगा तो मैं फ्रीक्वेंसी नहीं निकालने जाऊँगा, मैं तो बोलूँगा I = Q/T, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, होता है कि नहीं होता है। अब मैं R और V का वैल्यू रख दूंगा, हो गया मेरा सॉल्व। नहीं आ रहा समझ में, मैं इतना क्यों करूँ, मैं तो ये करूँगा, सीधा करंट सॉल्व करूँगा। बोलो क्लियर। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, अच्छा करंट फ्लो रहा है तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो चलो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट सबको याद होना चाहिए
कि करंट इनटू एरिया होता कि नहीं होता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को m से लिखो या म्यू से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इनटू एरिया, अब मुझे करंट का वैल्यू नहीं रखना, मैं तो ऐसे करूँगा भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन वी, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1/2 EVR। अब मैं एक दिमाग लगाता हूँ, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और MVR हो जाता है NH/2 पाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा NEH अपॉन 4 पाई m। दिमाग लगाओ, देखिए E आया, MVR की जगह NH/2 पाई, तो NH/2 पाई, तो 2 2 जा 4 पाई इंटू m, लो जी हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। इसी को कभी कभी बोर मैग्नेटॉन कह देते हैं। बोर मैग्नेटॉन बोला बस वहीं रायता फैल गया, ये क्या चीज़ है भाई। तो इसी मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे ब्रैकेट में लिखेगा m इज ऑल्सो कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। आया समझ में। आराम से, मुंडी अरे थोड़ा जल्दी लिखिएगा प्लीज़। बस हो गया, पकड़ लिया अब इस बात को, अब रहने दो, छोड़ दो। अरे तुम आ गए, ठीक हो। अरे क्या बोला, अच्छा मिटा दे बेटा, इधर मिटा दो। हाँ मिटाएं। बेटा आराम से। बेटा आराम से, बातें नहीं करो। देखिए बहुत आराम से सुनिएगा बच्चों। देखिए बेटा, देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे एक्साइटेशन ऑफ एन एटम। हेडलाइन दीजिए, एक्साइटेशन ऑफ एन एटम। और कौन सा एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। एक्साइटेशन ऑफ एटम। एटम में कौन सा, हाइड्रोजेनिक एटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजेनिक एटम। मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मतलब क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए न्यूक्लियस के बाहर, बस। ठीक है, मुंडी ऊपर। अच्छा सुनिए, पहली बात तो बेटा, पहली बात इसमें यार सुनिए ध्यान से। पहली बात तो बेटा, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। देखिए दो लाइन के बीच का गैप कम होता जा रहा है। कम होने का मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप सभी लोग जानते हैं। देखिए देखिए, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। जैसे अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में है।
फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा दूसरी बात सुनिए बिल्कुल आराम से। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और इसको एनर्जी अगर मिल जाएगी तो वो सेकेंड या थर्ड या फोर या किसी भी हायर ऑर्बिट में जाता है। यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो मिलेगी वो एनर्जी तीन तरीके से मिलती है। जो एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, किसी एटम को एक्साइट करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो हम बोलते हैं एटम एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पर बेटा एनर्जी तीन तरीके से मिलेगी, या तो लाइट गिराएंगे यानी फोटोन गिराएंगे, या दूसरा हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या फिर पार्टिकल्स बम्बार्डिंग कराएंगे, बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए तीन तरीके से हम किसी एटम को एक्साइट करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा या एक एटम है दूसरा एटम आके टकरा जाए तो पार्टिकल बम्बार्डिंग ही तो हुआ। अब देखिए लाइट, हीट या बम्बार्डिंग पार्टिकल। अब देखिए लाइट के साथ रूल क्या होता है ये सुनिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले यहाँ तक लिख लीजिए ताकि मैं मिटा के इधर बनाऊंगा, पहले लिख लीजिए यहाँ तक। वो सो गया बेचारा, सो जा बेटा सो जा। वो परेशान है, तोंद निकला जा रहा, परेशान है। 17 साल की उम्र है, 18 साल के तोंद निकाल के बैठा है। पढ़ाई में मन लगाओ भाई। क्या? हाँ अच्छा, मेरे से भी ज़्यादा है। ए शांत नहीं, उसको पहली बात तो अदरवाइज मत लेना। कहने का मतलब ये है बेटा कि आप ऐसे जहाँ पे जो काम करना है, पढ़ने का काम है, आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो आप सो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, तोंद का मतलब मैंने ये बोला कि आप बहुत अच्छे खा पी करके ढंग से यहाँ तक पेट आपका फूल गया है और उसके बाद नींद आ रही होगी, उसके बाद आप निपट गए, लेट गए। हाँ, जबकि आपको पढ़ना चाहिए था यहाँ पे। बात तो बड़ी अच्छा कर गया यार लड़का, तो दिल जीत गया। बोला आपका तोंद नहीं है, वाह। लोग कहते हैं कि आपका तोंद निकला है। अब बच्चे कह रहे तोंद नहीं आपका, तो अच्छा लगा सुन के, वाह। चल हंगामा नहीं करो, गलत बात। देखिए अच्छा सुनिए, बड़ा बकवास मत कर, देखो इधर। अब यहाँ पर बेटा सब लोग पहले ध्यान से सुनिएगा। जो एटम को एक्साइट करने का तरीका है वो तीन तरीके से है, लाइट, हीट एंड बम्बार्डिंग पार्टिकल। लाइट के साथ एक रूल चलता बेटा, रूल ये है, नियम क्या है सुनिएगा ध्यान से। नियम ये है बेटा, लाइट के साथ देखिए, अगर आप फोटोन गिराते हो और एटम को एक्साइट कराते हैं, इसके साथ एक रूल ये चलता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड थर्ड ऑर्बिट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब इसे एक्साइट कराना है, ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो एक्साइट नहीं बोलेंगे, ये फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में कहीं भी जाएगा, उसके बाद वो सब एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। तो आपने इसमें फोटोन गिराया। अब जैसे देखिए, फर्स्ट से सेकंड में एटलीस्ट कम से कम एक्साइट होने के लिए सेकंड में जाएगा ये, और यहाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब अगर आप फोटोन गिरा रहे हैं और मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है,
तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर इस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा चल निकल, चल नहीं चाहिए, निकल भाई जल्दी जल्दी अपना रास्ता पकड़। और वो यहाँ से, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं हाइड्रोजन पे गिराऊं तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की लाइट हाइड्रोजन को पार करके उधर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगी, और जितने फोटोन गिराओगे उतने फोटोन उधर मिलेगी, कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। 10 से अब आपने कर दिया 11 तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए कितना चाहिए 10.2, और आ कितना रहा 11 चाहिए, कम से कम फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए तो 10.2 चाहिए, है कितना 11, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरेगा और क्या होगा, अरे बताओ, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा, बोलेगा हमको नहीं चाहिए, हमको ज़्यादा भी नहीं चाहिए, हम तो उतना ही चाहिए जितना फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से थर्ड के लिए चाहिए। मतलब वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, उससे ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे कम रहेगा तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराओगे हाइड्रोजन पे, 1 सेकंड में 100 फोटोन गिराओगे, हाइड्रोजन एटम क्रॉस करने के बाद उधर भी 100 फोटोन मिलेगा और सब के सब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एटम कोई औजार नहीं है कि 11 लिया, 11 में से 10.2 लिया, 0.8 का फोटोन काट दिया, ले काट दो, अब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भेज दो, बाकी रख लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कोई औजार नहीं है, तलवार नहीं इसका कि फोटोन काट के आधा आधा कर देगा कि 10.2 का फोटोन ले लो 0.8 भगा दो, ठीक है बेटा। सुनिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए। तो लाइट के केस में क्या रूल है, लाइट के केस में रूल ये है कि वही फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे जिसकी एनर्जी ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। बात समझ में आ रहा है, ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। अच्छा जैसे सुनिए, सुन बकवास मत कर। अब देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आके गिरा, मान लो। अब मैंने कहा बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आके गिरा, तो क्या होगा, ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर के सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। अब ये भी सुनिए, जब ये सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा ना, ये सेकेंड ऑर्बिट में मात्र 10⁻⁻9 सेकेंड या -10 सेकेंड तक ही टिक पाता है। हाँ ये रूल है, ऐसा नहीं कि आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो ये जो है ये न्यूक्लियस और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सेकेंड ऑर्बिट में गया तो परमानेंटली फिर ये ऐसे करके घूम ही रहा ना, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। बल्कि ये केवल इस सेकेंड ऑर्बिट में मात्र जो ठहरेगा, स्टे करेगा, वो मात्र 10⁻⁻9 सेकेंड या 10⁻10 सेकेंड, इतना ही देर तक एक्साइट रहता है। उसके बाद ये यहाँ से जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mv² R/r के बराबर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम होता है यहाँ से यहाँ तक में जा रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। अरे बात समझो ना, यहाँ से यहाँ तक में जाने में एनर्जी तो ले लिया, यहाँ तक आया, लेकिन डिसबैलेंसिंग की वजह से ये, लेकिन यहाँ तक जितने देर तक रहेगा उतने देर तक एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ये बोर ने बताया था कि एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। और कितने देर तक रहेगा, केवल 10⁻⁻10 सेकेंड तक, और उसके बाद ये 10⁻⁹ सेकेंड तक। ये कोई डेटा जो मैंने सॉल्व नहीं करा है, ये बस एक बुक का लैंग्वेज है कि ये डेटा होता है, बस आपको यही बोलना है। हम यही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हम घर पे एक्सपेरिमेंट करके आए हैं कि 10⁻⁻10 सेकेंड मैंने मेजर करा है भाई। तो 10⁻⁻10 सेकेंड तक रहता, उसके बाद फिर वापस आने लगता, फिर एनर्जी लॉस होने लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक्साइटेशन में ऐसा नहीं कि सेकेंड ऑर्बिट में गया तो परमानेंटली टिक गया ना, वो डिसबैलेंसिंग होती है, इनइक्विलिब्रियम होती है और फिर वापस आ जाता है, और जिसकी वजह से जब वापस आएगा तो फोटोन के रूप में फिर निकल जाएगा एनर्जी। आज समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? फिर 10.2 एब्जॉर्ब करा, एक्साइट हुआ, फिर डी एक्साइट हुआ, इसको ऊपर जाने को एक्साइट करना और वापस लौट कर आने को डी एक्साइट बोलते हैं। तो डी एक्साइट हुआ और उतना ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकल गया। तो 10⁻⁻10 सेकेंड तक ऐसा लगेगा फोटोन ही एब्जॉर्ब हो गया, और फिर जब डी एक्साइट होगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन फिर बाहर निकाल देगा। उस 10⁻⁻10 सेकेंड से पहले
ये जो रेडिएशन है उधर देखोगे तो कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे। याद करो, बताया था ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन एटम पे ये फोटोन गिराओगे, 100 फोटोन गिराओगे, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो 100 फोटोन गिराए तो मान लो कि 4 हाइड्रोजन एटम रास्ते में पड़े, तो चारों ने एब्जॉर्ब कर लिया एक एक फोटोन, तो 96 फोटोन का स्पेक्ट्रम मिलेगा। 4 लाइन नहीं मिलेंगी, 4 फोटोन एब्जॉर्ब हो गई, डार्क लाइन मिलेंगी। बताया था ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर 10⁻10 सेकेंड के बाद जब ये डी एक्साइट होंगे, वापस छोड़ेंगे तो वो 4 फिर आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ रहा? हाँ बोलो। उतने ही फोटोन नहीं बेटा, जब आता है तो वापस वो एनर्जी रिलीज कर देता है। जब वापस आता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में जाने वाली एनर्जी को इन्होंने माना ही नहीं है, इग्नोर ही नहीं करा, इग्नोर करा। बोला यहाँ से यहाँ आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन, एक ही फोटोन मिलेगा। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब वापस आएगा तो एक ही फोटोन में, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस निकलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बोर्स पॉस्टुलेट है जो मैंने लिखाया था भाई, ये बोर्स पॉस्टुलेट्स। ऐसा नहीं होगा कि आ रहा है, अरे आ रहा है सर, एनर्जी छोड़ रहा है, फिर आ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी ट्रांजिशन होगा एक ही फोटोन निकलेगा, एक ट्रांजिशन में एक ही फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अभी खराटे आएंगे, अभी आवाज आएगा खराटा का, चिंता क्यों कर रहे हो? बोलो पहले यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो लाइट के साथ क्या रूल समझ में आ गया? अक्सर लाइट की रूल नहीं जानते लोग तो गड़बड़ कर देते हैं, थ्योरेटिकल सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बताइए कौन से फोटोन एब्जॉर्ब होंगे? वही फोटोन एब्जॉर्ब होंगे जिसकी एनर्जी डिफरेंस के, दैट फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड ओनली, दैट फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड ओनली, दैट फोटॉन्स विल बी, है बेटा बात नहीं करो, एब्जॉर्ब्ड ओनली विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। हाँ, विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स, लिख देता हूं बस ऐसे, इन्वॉल्व्ड ऑर्बिट्स। बेटा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो। मतलब ये टाइम नहीं बताया गया कि कितने देर में वो जो है रेडिएशन निकाल पाएगा। हमें बस बोला गया है एक्साइटेशन के बाद वो किसी भी ऑर्बिट में केवल स्टे करेगा 10⁻10 सेकेंड, फिर वो वापस आ जाएगा। इतना ही हमारे को बात करनी है। वो जाने में समय, वापस आने में समय, वो भी उतना ही ऑर्डर में ही होते हैं। हाँ, अब वो कैलकुलेशन होगा यार। हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं, बोर्स थ्योरी पॉस्टुलेट जो पढ़ रहे हैं, बहुत कंसाइज और बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ये बहुत ब्रॉड था, बहुत ब्रॉड था। आप देखिएगा, कभी भी आप छोड़िए, जब साइंटिस्ट बनिएगा, जब आप रिसर्च लेवल पे जाएगा तो एक छोटी सी बात 1000 पन्नों में बात करी जाती है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करी जाती है उसमें। हम लोग बहुत थोड़ा पढ़ते हैं, हल्का सा, बस इंट्रोडक्टरी है, बस जान नहीं दे देना भाई, संभालना। हो गया? तो ये कौन कौन से फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? 10.2, 12.1, बताया था ना, फर्स्ट से थर्ड में 12.1। अरे फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए 12.1 चाहिए नहीं चाहिए? वो भी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा एक चीज़ और लिख लिया पहले। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड ऑर्बिट में गया, फिर किसी ने एक फोटोन गिरा दिया। याद रखिएगा, फोटोन एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में आएगा, बीच रास्ते में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है वो फोटोन एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचेगा। अब जैसे को बोला सर फर्स्ट से सेकंड में गया, सर हाँ गया, रास्ते में एक फोटोन मार दिए, एक बम मार दिए फोटोन, तो ऐसा थोड़ी ना फिर वो लेकर के बोला चलो सेकंड को छोड़ो डायरेक्ट थर्ड में, ऐसा नहीं होगा। वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। फोटोन कब एब्जॉर्ब होगा? हाँ, जैसे फर्स्ट में उसने 10.2 एब्जॉर्ब करा,
अब वो यहाँ से सेकंड पर आया, अब फिर एक फोटोन और गिर गया। अगर वो फोटोन सेकंड और थर्ड के बीच की एनर्जी गैप के बराबर है तो वो ले लेगा और कूद जाएगा थर्ड में भी, फिर लौट के वो फर्स्ट तक ही आएगा। वो सेकंड के भी हो सकता है और सेकंड से एक मिनट मुझे बोलने दो। अगर थर्ड तक चला गया तो डी एक्साइटेशन में क्या होगा? तो डी एक्साइटेशन में बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर ये न्यूक्लियस में फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, अगर थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड ऑर्बिट को ऐसे क्रॉस किया तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट को इसने पार कर दिया, सेकेंड ऑर्बिट में स्टे नहीं करा। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट को ऐसे करा तो इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट में ठहरा, थोड़ी देर तक ठहरा, फिर ऐसे करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बोलेंगे इसका ट्रांजिशन डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड में हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, सेकंड में ठहरा, फिर फर्स्ट में आया, तो हम बोलेंगे थर्ड से फर्स्ट में, सॉरी थर्ड से पहले सेकंड में आया और फिर सेकंड से फर्स्ट में आया। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट थर्ड से फर्स्ट में आया। नहीं आया मेरी बात समझ में? और ये बेटा मैटर ऑफ चांस होता है, ये मैटर ऑफ चांस होता है। ये हम कोई श्योरिटी नहीं बोलेंगे सर ये वाला इस एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सर थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट में ही आता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड से कोई श्योरिटी नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ। अगर मैं बहुत सारे एटम ले लूँ, कोई एटम में डी एक्साइटेशन थर्ड से फर्स्ट डायरेक्ट हो जाए, किसी में थर्ड से सेकंड आया, फिर सेकंड से फर्स्ट में आया। इट्स ओनली द मैटर ऑफ चांस कि उस समय क्या पॉसिबिलिटीज थी, वेलोसिटी कैसी थी। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, अरे काहे नहीं जाएगा, आना उसे फर्स्ट में ही है, आना उसे ग्राउंड स्टेट तक आता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सेकंड में था, ये सेकंड में था कहाँ से, पहले वो फर्स्ट में रहा होगा, उसे एनर्जी मिली, सेकंड में आया, अब सेकंड में जैसे ही पहुंचा उसी समय एक फोटोन और गिर गया, तो गिर गया तो भाई चलो थर्ड में पहुंच गया। अब वो थर्ड में स्टे नहीं करेगा, परमानेंट स्टे कहाँ होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। अब वो डिपेंड करेगा, ऐसे आया तो बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांजिशन हुआ, और ऐसे आया सेकंड में थोड़ी देर के स्टे करा, फिर फर्स्ट में आया तो बोलेंगे थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। बात समझ में आई है? अब यहाँ पर बेटा ये इतना डीप स्टडी जो आप मेरे से करवा रहे हैं, इतना डीप स्टडी है नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब देता जा रहा हूँ बस। ये सब हम पढ़ाएंगे नहीं कि सर अच्छा बताओ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। एक कॉन्सेप्ट होना है, वो आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। हाँ, कौन है भाई? हाँ, हम ये मान के चलते हैं एक स्टेशनरी ऑर्बिट से, हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आ गया, एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन बन गया, वही निकला। ऐसा नहीं कि रास्ते में अभी तभी एनर्जी फोटोन निकल गया, ऐसा नहीं, वो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आया और जितनी एनर्जी का डिफरेंस है वही निकला। सीधा सीधा कहानी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीच का कोई कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो लाइट वाली कहानी समझ में आ गई बेटा, कि लाइट एब्जॉर्ब करके अगर कोई एटम एक्साइट करेगा तो क्या कहानी बनती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, देखिए दूसरी बात, अगली बात सुनिए, सुनिए प्लीज। देखिए हीट में तो सिंपल नियम चलेगा, हीट में सिंपल लॉ चलेगा। हीट में सिंपल लॉ क्या है? गर्म करते जाओ, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगी। ऑब्वियसली वो एनर्जी अगर 10.2 होगा तो वो फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा, और फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो वापस सेकंड से फर्स्ट में आएगा और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकालेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हीट वाली कहानी हम लोग को नहीं पूछी जाती है, यानी गर्म करके एक्साइट करने की कहानी हम लोग को, अरे यार जब सवाल बनाओगे तो आपको नहीं पूछेगा। टेम्परेचर बस कभी अगर चर्चा हो जाएगा तो बोल देना हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ाने से भी एटम एक्साइट होते हैं, और जनरली प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो एटम को गर्म करके एक्साइट करा जाता है। जैसे हीलियम गैस है, उसको गर्म कर देंगे और फिर उस पर बात करेंगे। तो हम एक्साइटेशन का जनरल तरीका हीट ही लेते हैं, टेम्परेचर गर्म करके, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल्स में हीट का कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। यानी एक्साइटेशन या तो लाइट फोटोन गिराएगा या दूसरा पार्टिकल उस पर गिराएगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा
बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल्स के साथ लाइट की तरह कोई कंपल्सन नहीं होता है। बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल्स जो हम कराते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, और एटम को एक्साइट करते हैं। आराम से सुनते रहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लाइट के साथ रूल था, वो समझ में आया। हीट हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस एक नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल, जैसे आपसे बोलेगा एक एटम को मुझे एक्साइट कराना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एक एटम को एक्साइट कराना है और पार्टिकल को गिराना है। मतलब ये एक्साइट कैसे होगा? तेज स्पीड से कोई पार्टिकल आएगा और वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ किसी में जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अब मान लो बम्बार्डिंग पार्टिकल में एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बम्बार्डिंग पार्टिकल में कितनी एनर्जी है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई तू अपनी काइनेटिक एनर्जी का 10.2 हिस्सा मुझे दे दे, बाकी तू रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी से चलता हुआ पार्टिकल में से 10.2 ले लेगा। 10.2 ले लेगा तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? अब 12 में से ना 10.2 घटाओगे तो 1.8 आएगा। तो वो 10.2 लेकर के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा। सुना ध्यान से। तो ये जो पार्टिकल की जो रेस्ट एनर्जी होगी कितना बचेगा बेटा? 1.8। तो इस एटम से निकलने के बाद इस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होगी 1.8। फिर सुनना ध्यान सुनो। फिर क्या होगा? ये एक्साइट होगा। क्या ये परमानेंटली यही रहेगा? नहीं, ये वापस डी एक्साइट होगा, और डी एक्साइट होगा तो एनर्जी कितना फोटोन के फॉर्म में निकालेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलेगा। तो जानते हो अगर ऐसा कोई पार्टिकल टकराता है तो पता है इधर से जो निकलेगा उसमें बोलेंगे एक पार्टिकल निकलेगा और एक फोटोन निकलेगा। एक पार्टिकल निकलेगा और साथ में एक फोटोन निकलेगा। पार्टिकल की एनर्जी होगी 1.8 और फोटोन की एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा जाता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे बोलेगा भाई 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पार्टिकल का एनर्जी है, उसको गिराया। सुनो ध्यान से, सुनो। ये एक चैम्बर है जिसमें हाइड्रोजन एटम भरे हुए हैं और हाइड्रोजन एटम कंबाइन नहीं हो रहे हैं, बोर मॉडल लागू है। सुनना ध्यान से, ये एक चैम्बर है। अब इसमें बोला कि बहुत सारे पार्टिकल गिर रहे हैं, पार्टिकल को ऐसे करके पार कराया जा रहा है इस गैस से, ठीक है, पार्टिकल्स हैं बेटा, और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलेगा कि इस चैम्बर से जो पार करेगा उसमें कितने पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेंगी और कितने एनर्जी के फोटॉन्स मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा देखो अच्छी बात है, बढ़िया, शानदार। अब देखो ध्यान से देखो। थोड़ा और आसान बनाने के लिए बेटा इसको हम 12.5 कर लेते हैं, वरना बहुत सारा काम हो जाएगा। बताता हूँ, 12.5 कर लेते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, सुनो ध्यान से। पहले एक एटम को कंसिडर करूँगा। एक एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में है, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, 12.5 का गिरेगा तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट से सेकंड में ही जाए, यानी 10.2 एब्जॉर्ब करे। तो 12.5 में से 10.2 घटा देंगे, कितना आएगा? 3, 2 और ये 0, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोलेंगे सर कोई एक पार्टिकल मान लो इस एटम से टकराया, इधर इसमें मिलेगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में एक फोटॉन मिलेगा। फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुकना, अब कोई एक पार्टिकल इस एटम से टकराया, ये एटम हो सकता है कि फर्स्ट से थर्ड में चला जाए 12.1। इट्स ओनली द मैटर ऑफ चांस। ये नहीं कि आप 12.5 दे रहे हैं तो वो जबरदस्ती थर्ड तक ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये 12.1 लिया, बोला चलो 12.5 है, अच्छा खासा एनर्जी। और टकराने समय इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम किधर है, मतलब वेलोसिटी किधर है, कैसे टकराए, डायरेक्ट टकराए, ये सब पे डिपेंड करता है। हम वो उतना बारीकी में नहीं जाते हैं, हम बोलते हैं एक्साइटेशन में वो फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, जबकि एनर्जी अवेलेबल है, वो थर्ड तक जा सकता है। लेकिन वो मान के चलेगा नहीं भाई ठीक है हम फर्स्ट से सेकंड में गए, तो 10.2 एब्जॉर्ब हुआ 2.3।
अब यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट से थर्ड में गया तो 12.1 एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो 12.5 में से 12.1 घटाएंगे, नहीं 12.5 में से 12.1 घटाएंगे, कितना आएगा 0.4। तो हम बोलेंगे सर इधर जो पार्टिकल मिलेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में फोटोन मिलेगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन को पीएच लिख रहे हैं ना, पीएच लिख देते हैं। कुछ पार्टिकल होगा जो किसी एटम से नहीं टकराएगा, तो हम बोलेंगे सर कुछ पार्टिकल किसी एटम से नहीं टकराए, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? फिर सुनना, फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 12.27 होता है। अच्छा हाँ बोल, कहाँ पर बेटा? अच्छा ये 0.4, ये सॉरी। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको 12.5 था ना, क्योंकि फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए पता है आपको? 12.27, क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन फर्स्ट से सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट से थर्ड भी हो सकता है, और फर्स्ट और फोर्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखना जरा कितना आएगा। 13.6 में से 1.51 घटाएंगे ना, कितना आएगा जरा देखना। फर्स्ट से फोर, फर्स्ट से सेकंड हुआ 10.2, अच्छा 0.84 होता है, यस 0.84। कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा? 5, 7, 12, 12.8 मान लें। अब 12.8 चाहिए, तो इसका मतलब 4 तक नहीं जा रहा है ना। तो मैं बोलूँगा सर इस चैम्बर से बाहर निकलने के बाद आपको क्या मिलेगा। देखिए पहले पार्टिकल्स की बात करते हैं। कुछ पार्टिकल में एनर्जी होगी 12.5, कुछ पार्टिकल में एनर्जी होगी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ पार्टिकल में एनर्जी होगी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होगा ना। ये पार्टिकल है, जो टिक लगा रहे हैं वो पार्टिकल्स है। फिर बोलेंगे सर फोटॉन्स भी मिलेगा साथ साथ। अच्छा फोटॉन सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन और साथ में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन, यानी 2 तरह के फोटॉन मिले, 2 तरह के मिलेंगे, 2 फोटॉन नहीं मिलेंगे, 2 तरह के फोटॉन, 2 तरह के फोटॉन। हो सकता है ये वाले फोटॉन 10 हो, ये वाले फोटॉन 20 हो, मुझे नहीं पता। मैं बोले सर 2 तरह के फोटॉन्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी 10.2 एंड 12.1, और पार्टिकल्स जो मिलेंगे उनकी एनर्जी अलग अलग होंगी। कुछ की 12.5 होंगी, कुछ की 0.4 होगी और कुछ की 2.3 होगी। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से जब सवाल आएगा बेटा, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप ठीक से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हीट के सॉरी बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल्स में समझ में आया? बम्बार्डिंग ऑफ पार्टिकल्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर एनर्जी पार्शियल भी ले सकता, थोड़ा भी ले सकता है, और एक्साइट होकर के डी एक्साइट होगा। बोलो क्लियर हो गया? ये पूरा लिख लो। इधर मैं थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर देता हूँ ना, इधर मैं ठीक कर देता हूँ। बताओ बेटा इसमें जो पार्टिकल्स मिलेंगे बाहर वो कौन कौन सी एनर्जी के मिलेंगे? 1 मिनट प्लीज बोल दीजिए जरा, मिटा दिया मैंने। कौन कौन सी एनर्जी के मिलेंगे? एक तो 12.5 और अरे 12.5 और 10.2 एब्जॉर्ब करने पे 12.5 था नहीं ये, हाँ 10.2 एब्जॉर्ब करने में कितना रहा था? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.4, और जो फोटोन मिलेगा वो बता दो। 10.2 और 12.1। हम बोलेंगे सर जो पार्टिकल्स मिलेगा उसमें इस तरह की एनर्जीज मिलेंगी, और जो फोटॉन्स मिलेगा उनका 2 ही तरह का फोटॉन मिलेगा। हो गया जी, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। काफ़ी अच्छा घबराहट हो रहा होगा। शांत। बेटा आराम से प्लीज प्लीज। ए चाचा ए चल लिखना। हाँ यस, तुम बात कर रहे थे। ए भाई शांत रह लो।
मिटा दे बेटा। विकेट तो 2-3 लोग का गिर गया, ये तो बेचारा खराटा मार रहा था। अरे सर सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। इन सभी लोगों का एक ना फोटो या वीडियो बना करके इनके पिताजी, इनके घर वालों को अपना आराम से व्हाट्सएप कर दे। ये देखिए, आप जिसे विवेकानंद मानते थे वो तो कुछ और ही निकला। मिटा दें? देखिए, बेटा सुनिएगा, इधर सुनिए। ओए, अब यहाँ पर सुनिए बेटा, अगर कोई हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, अगर कोई हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो बोलिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली बात तो एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। हाँ सुन लीजिए बेटा, बात नहीं यार प्लीज। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम, बेटा बात नहीं करो, बार बार बोलता हूं, समझ नहीं आ रहा है? अरे एटम को एक्साइट करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा बात नहीं करो, एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन एटम के केस में मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर बेटा एक टर्म डिफाइन किया गया है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल इधर ध्यान दीजिए, लिख लिया पहले वहां तक? ये शांत हो भाई। देखिए इधर ध्यान दो। अच्छा बेटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है इसको समझो। अच्छा, एटम को एक्साइट कराते हैं 3 तरीके से करा सकते हैं, लाइट, हीट या बम्बार्डिंग पार्टिकल्स। मान लो जो पार्टिकल गिरा रहे वो इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इलेक्ट्रॉन एक्सट्राइक कराएंगे एटम पर, इलेक्ट्रॉन आगे तेज स्पीड से आएगा और टक्कर मार देगा। तो देखो बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराने से एटम एक्साइट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से भाई? उसको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा ना। मान लो मैं बोलूं बेटा तू है जो जा करके एटम को एक्साइट कराएगा, तो अच्छा अभी दौड़ता हूं, तो दौड़ेगा कैसे? इसके पैर थोड़ी ना कि दौड़ने लगा। हाँ, इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराना पड़ेगा। ध्यान दीजिए इधर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराओगे V, तो अगर V वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा
Q इंटू वी, दैट इज E इंटू वी, आएगा ना? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E इंटू वी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से टकराए और उस एटम को एनर्जी दे और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला जाए, होनी चाहिए ना? तो कम से कम इसमें एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। नहीं आया समझ में? ताकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे टकराए, ये सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दे और वो एनर्जी 10.2 लेकर के फर्स्ट से सेकंड में चला जाए। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी एटम को एक्साइट करा रहे हैं बाय बम्बार्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एक्सेलरेटेड, द पोटेंशियल डिफरेंस through which electrons should be accelerated so that it can excite the atom, and that potential difference is said to be the excitation potential. एक मिनट सुनो, अच्छा बताओ, हाइड्रोजन एटम में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मिनिमम। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10.2 वोल्ट से इसे एक्सेलरेट कराओ, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी इसमें, वो जाकर के हाइड्रोजन एटम से टकराएगा और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, एटम एक्साइट हो जाएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हुआ? 10.2 वोल्ट मिनिमम। आप अगर 11 वोल्ट से एक्सेलरेट कराते इसको, 11 वोल्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन, 10.2 देगा, 0.8 लेके निकल लेगा, वो एक्साइट करा देगा। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट, मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल। यानी अगर किसी एटम को एक्साइट कराना है और अगर वो एटम हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो कम से कम अगर हाइड्रोजन को भी एक्साइट कराएं तो कम से कम 10.2 वोल्ट आप एक्सेलरेट कराइएगा, वो एक्साइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? लिखिएगा बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, हाँ एक मिनट क्या बोल रही हो? हाँ तो करेगा, बिल्कुल करेगा, बट एक्चुअली क्या, इलेक्ट्रॉन में चार्ज बहुत कम होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम है तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, और एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो ओवरऑल पूरा होल एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ लिखिएगा, लिखिए मैं लिखा रहा हूँ, देखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल लिखिएगा, द पोटेंशियल थ्रू विच, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड। स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वो जाके टकराने वाला इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड सच दैट, striking electrons be accelerated such that it can excite an atom, they can, such that they can excite an atom is said to be excitation potential, is said to be excitation potential। लाइन चेंज करके, द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट, द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट। क्लियर हुआ बच्चों? बेटा आराम से लिखिएगा, आयनाइजेशन ऑफ एटम, आयनाइजेशन ऑफ एटम। अच्छा ये तो बहुत इजी है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में कई बार। अच्छा बताओ, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल देना, यानी इन्फिनिटी पे चले जाना, यही मतलब होता है ना? तो ध्यान देना बेटा, आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचा देना। इसमें जो एनर्जी चाहिए इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट तो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी लिखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी लिख के डैश दीजिए, लिखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required, the minimum energy required to
आयनाइज एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। यस, ये बहुत आसान चल रहा है नहीं? हाँ, आइसोलेटेड स्टेट मतलब एटम किसी दूसरे एटम के साथ मालूम है। एटम मतलब केवल एटम का ही फोर्स लगे, कोई दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ना लगा। हाँ, अच्छा खैर ठीक है, उतना बारीकी में नहीं जाना है। सुनिए अच्छा बेटा बताइए, हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होगा बताइए? अरे ऑर्बिट में कितनी, फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी होती है? -13.6। अगर आप ध्यान दो तो आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में है +13.6 बाइंडिंग एनर्जी, यानी 13.6 ऑल्सो कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। उतना दोगे तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। नहीं आया समझ में? यानी न्यूमेरिकली द आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। अच्छा एक चीज और, इधर ध्यान दो बेटा। अच्छा अगर मैं कहूं कि यार हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैंने दे दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे सर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो वो निकलेगा तो सही, इन्फिनिटी पर आएगा, उसमें 13.6 खर्च हो जाएगा, बाकी अमाउंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। नहीं आया समझ में? अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई देते हैं तो बाकी का रेस्ट अमाउंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर उसमें बचा हुआ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा अगर मुझसे फिर कहता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बोलो क्या होगा? अरे जो एक्साइटेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन था वही होगा। क्या होगा बताओ? अगर हम किसी एटम को आयनाइज कैसे कराएंगे? इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइकिंग से, तो वोल्टेज मिनिमम जिससे कि एटम आयनाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले यहाँ तक लिखो फिर ये डेफिनेशन लिखाते हैं। बहुत इजी है भाई। कुछ के विकेट तो बिल्कुल गिर चुके हैं बेचारों का। अब मोबाइल वाला तो फ़ोटो खींच लेना, फ़ोटो खींच के तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद तो हम इनके पेरेंट्स का नंबर यहाँ से लेकर के और उनको स्पेशली फ़ोन करके व्हाट्सएप करेंगे, फ़ोन भी करेंगे और व्हाट्सएप भी करेंगे। सर आपके बच्चे क्या हाल है उनको देख लीजिए। क्या नाम है आपका? क्या तेरे पीछे, तो पीछे कहाँ दिख रहा है? नाम क्या है तेरा? सिद्धार्थ। अब तेरा नाम क्या है? शांत। भाई उससे पूछ रहा हूँ, तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? खड़े हो जाओ। नाम क्या है? खड़े हो बोलो। जतिन। बैठो जतिन। सिद्धार्थ, यतिन। अच्छा ठीक, यतिन और सिद्धार्थ दो होनहार छात्र। और तुम्हारा नाम क्या दोस्त? मफलर वाले भैया। हाँ है, तुम्हारा भी नाम सिद्धार्थ है? दोनों का नाम सिद्धार्थ है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं बेटा, आज ही मैं ज़रा सा खबर भिजवाता हूँ आपके घर पे। तेरे पे भी चिंता क्यों करते हैं? एक तो बच्चा उधर बोला, मतलब एक क्लासरूम उधर है लगती है, उसमें मैं जाके बोला बेटा आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उसने मुझे बोला ज़रूरत भी नहीं सर मुझे पढ़ने की। मैंने कहा अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला मेरे पापा का जमा बिजनेस है, बहुत शानदार चलता है, पापा ने ज़बरदस्ती एडमिशन करवा दिया, टाइम पास चल रहा है मेरा तो गद्दी तैयार है। हम तो यहाँ से 12th करेंगे और गद्दी तैयार है मेरा तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो गद्दी तैयार है। मैंने कहा वाह यार, तेरे को तो पता है कि तेरे को कहाँ काम करना है, क्या करना है, तेरा फ्यूचर ऑलरेडी प्लान्ड है। मैं बोला सर आप मेरे से पूछा मत करो। मैं ठीक है भाई,
अब वो बैठता आराम से, उसको कुछ नहीं पूछता हो, बस तसल्ली से उसको बिना देखे पढ़ा देता हो, उसे पूछना ही नहीं है कौन है। अच्छा तुम लोग बहुत खतरनाक प्राणी हो। देखिए देखिए बेटा सुनिए, लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बस। अच्छा चलो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ले, तू जान दे दे। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच striking electrons be accelerated the minimum potential difference through which striking electrons be accelerated such that they can ionize the atom is said to be ionization potential. और लाइन चेंज करके द मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज एक सेकेंड बोलो। हाँ खुद ही मिनिमम होता है, तो मिनिमम मत लिखो। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। मिनिमम मत लिखना बेटा। द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। चाचा अब लास्ट टॉपिक लिखो, चैप्टर फिनिश। लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये तो सबसे आसान है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे आसान है। ये तो ज़रा सा है, ख़त्म हो जाएगा तुरंत। हाइड्रोजन। अच्छा बेटा एक बात और सुन लो। कल मैं सवाल कराऊंगा एटॉमिक फिजिक्स पर, कल मैं सवाल कराऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। पहले एक लेक्चर बता दो इसको। बता दिया? अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो ना। आज आपको करना क्या है कि आज अपने किताब से, मॉड्यूल से आपको एटॉमिक फिजिक्स के सवाल लगाने हैं। कल आप पहले डाउट पूछिएगा एटॉमिक फिजिक्स का, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बाकी अगले दिन भी करा देंगे। और अगर कंप्लीट हो गया, समय बचा तो मैं अपने तरफ से और क्वेश्चन करा दूंगा। कल एटॉमिक फिजिक्स का हम लोग डिस्कशन रखते हैं, ठीक है बेटा? देखिए एक बात सुन लीजिए, हमें अच्छे से फिनिश करना सिलेबस को, हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना? तो कल एटॉमिक फिजिक्स देखना, आज जो किया हुआ मेहनत है उस दिन देखना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग का जेईई मेंस का पेपर होगा और कुछ लोग का नीट का पेपर होगा, देखना कि एग्ज़ाम में सवाल एटॉमिक फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 7 to 8 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन, इवन 8 से भी ऊपर, ओनली मॉडर्न फिजिक्स का होगा। मेंस में तो 25 क्वेश्चन आता है, 3-4 पकड़ लो, इतना ही से ज़्यादा नहीं पूछते हैं। रेशियो देखें तो मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा है, वेटेज अच्छा है। और एक बात और, एटॉमिक फिजिक्स के सवाल श्योर आएंगे एटॉमिक फिजिक्स, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो। एक बार को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल नहीं देंगे, लेकिन एटम्स एंड न्यूक्लियाई के सवाल श्योर देंगे। मैंने जितनी बार भी एग्जामिनेशन पेपर देखा, हर बार एटम के सवाल आए हैं। अच्छा बोल के बोर्ड में भी, अरे बैल तुम तो ठीक से जुगाली करके पूछा करो, बैल बुद्धि। लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। है शांत। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
देखिए बेटा आराम से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर ने इसको डिस्कवर किया था। बाल्मर नहीं बोलते, बामर। ऐसा बामर ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें सुन लो यार, हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कराने पर उसमें जो रेडिएशन आ रहा था उसका स्पेक्ट्रम लिया, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था बेटा, सिंपल कहानी है। फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करके और भी है फिफ्थ ऑर्बिट। सुनिए, अरे यार सुनो प्लीज, सुने। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी सेकेंड ऑर्बिट में गया, और वापस लौटा, फर्स्ट थर्ड में गया और थर्ड से वापस फर्स्ट में आया डायरेक्ट, फोर्थ से फर्स्ट में आया, फिफ्थ से फर्स्ट में, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। हाँ, लाइमन सीरीज बोलते हैं बेटा। और ये बेटा अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। शांत रहो भाई, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करते हैं। पूछा भी जाता है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, तो हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। फिर बेटा अगर फर्स्ट में आने के दौरान कोई थर्ड से सेकंड में आया, या फोर्थ से सेकंड में आया, या फाइव से सेकंड में आया, तो इसे बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज की कुछ लाइन विजिबल थी, ठीक है, विजिबल रीजन बोल देते हैं। अरे बेल एल्फ साइलेंट है, देखिए, सुनो। उसके बाद बेटा सुनिए ध्यान से, याद रखिएगा, बामर सीरीज की कोई भी रेडिएशन निकलेगी तो साथ में पीछे पीछे लाइमन की पहली सीरीज भी मिलेगी। सुनिए, जैसे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आया तो हम बोलते हैं बामर सीरीज मिला सर। तो जानते हो बेटा, सेकंड में आया तो क्या सेकंड में ही रह जाएगा, आना तो फर्स्ट में है ना। तो लाइमन की पहली लाइन, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ऐसे बोलते हैं। आखिरी लाइन कौन सी होगी, तो इन्फिनिटी से डायरेक्ट फर्स्ट में जंप कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लास्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये बामर सीरीज है। अब अगर मान लीजिए 4 से थर्ड, 5 से थर्ड, 6 से थर्ड, इसको बोलते हैं, एक मिनट आराम से सुनिएगा, एक मिनट बेटा सुन लीजिए ध्यान से। अगर हमसे कह देगा कि चलिए भाई फाइंड करिए लाइमन सीरीज का पहली लाइन का वेवलेंथ, सेकेंड लाइन की वेवलेंथ, या बामर सीरीज का या पाशन का, तो देखिए जो इमिटेड वेवलेंथ का फार्मूला होता है वो 1/λ/r² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। इस वेवलेंथ की कैलकुलेशन जब ऊपर करोगे तो r नीचे आएगा, और 1/r 912 एंगस्ट्रॉम मैंने बताया हुआ है। इधर सुनिए, देखिए लाइमन सीरीज अगर रहता है तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, और अब वो सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फर्स्ट से भी। इसमें n1 की वैल्यू 1 है, जबकि n2 की वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4, कुछ भी आना फर्स्ट में है। जो 2 से फर्स्ट में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, वो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, लैम्डा निकाल लेंगे। फिर बेटा अगर बामर सीरीज की बात करेगा तो बामर में इसमें n1 की वैल्यू क्या होगा, n1 की वैल्यू अगर 2, आना सेकेंड ऑर्बिट में है, अब वो कहाँ से आएगा, तो ये आएगा 3 से भी आएगा, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, ये। उसके बाद होता है लाइमन, बामर, पाशन। पाशन में क्या होता है बेटा, पाशन में कहाँ पर आएगा, तो n1 की वैल्यू होगा 3, और n2 की वैल्यू क्या होगा 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद और भी चीज़ें, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, वो सब बकवास की चीज़ें हैं, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्फ्री, अब ब्रैकेट में क्या होगा, सीक्वेंस याद करो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आएगा तो फोर्थ ऑर्बिट में, अब वो n1 की वैल्यू होगा 4, n2 वैल्यू 5, 6, 7,
पाशन वाला इंफ्रारेड में होता है, इंफ्रारेड रीजन, लिख लो इसे। भाई आराम से। देखिए हाँ लिखो। बेटा शांत रहो। आराम से। क्या हुआ? बस एक लाइन और, स्पेक्ट्रल लाइंस और कंप्लीट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा बात नहीं है। यहां पर बेटा एक चीज और सुन लीजिए, बेटा सुनिए। अगर हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारे, सब आइसोलेटेड है, एक एटम दूसरे एटम से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, सुना ध्यान से। तो क्या होता बेटा, अगर ये हाइड्रोजन एटम्स इसमें बहुत सारे हैं, बहुत आराम से सुनना, और इसको हम एक्साइट कराते हैं, मान लीजिए सभी एटम थर्ड लेवल तक एक्साइट करते हैं या फोर्थ लेवल तक एक्साइट करते हैं। तो देखिए सुनिए ध्यान से, पहले मेरी बात सुनिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए फोर्थ लेवल तक एक्साइटेशन होता है, फोर्थ लेवल तक एक्साइटेशन हुआ मान के चलिए। अब जब वो डी एक्साइट होगा तो रेडिएशन निकलेगा। जो रेडिएशन निकलेगा बेटा, उससे उसका जब स्पेक्ट्रम हम खींचते हैं प्रिज्म से, उसको पास कराते हैं, इससे आने वाली रेडिएशन को हम जब प्रिज्म पे गिराते हैं तो लाइट ऐसे गिरता है, जो भी है लाइट ऐसे गिरता है, और यहाँ पर्दे पर हम उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, हम लाइन गिनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है ना, बताया था ना, एटम को एक्साइट करने से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? सुनिएगा ध्यान से, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बोलेगा बताओ हाउ मेनी लाइंस, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखिए सुनिए ध्यान से, गड़बड़ ये होता है, ये एटम है फोर्थ ऑर्बिट तक गया है एक्साइट होके, तो फोर्थ से फर्स्ट में डायरेक्ट आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, तो वो लाइन जो उसकी वेवलेंथ वाली लाइन होगी वो ब्राइट हो जाएगी। हो सकता है ये एटम फोर्थ से थर्ड में और फिर थर्ड से फर्स्ट में आए, दो फोटोन निकला,
तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वाली लाइन ब्राइट हो जाएगी। ये हो सकता है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 फोटॉन, 3 लाइन बनेगी। तो पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम है, कितना होगा स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है बेटा, वो सुनिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कई बार पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इसके। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट ये है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और मान लीजिए ऐसे करके nth ऑर्बिट है। अब n से फर्स्ट में आएगा, कोई डायरेक्ट जंप करेगा, कोई n से 3, 3 से 1, कोई n से 2, 2 से 1। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। जैसे कोई बोले फोर्थ ऑर्बिट तक गया, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना, 3/2, 4 3 जा 12, 12/2 6। हम बोले सर टोटल 6 लाइन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। यानी स्क्रीन पर केवल 6 ब्राइट लाइन मिलेंगी, 7वां नहीं मिलेगा, 5वां भी नहीं मिलेगा, 6 मिलेंगी पूरी पूरी। कभी कभी बेटा इसमें ये हो जाएगा कि क्वेश्चन में आएगा, बोले n2th ऑर्बिट से n1th ऑर्बिट तक आया, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे 1 को मैं n1 कर लूँ, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन घुमा के बोलता 4 से सेकंड तक आने में हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसा भी तो बोल सकता है। तो सुनिए, n2 से n1, तो मैं यहाँ क्या सेट करूँ, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, n ये और n माइनस 1। तो दरअसल सुनो, एक मिनट अभी सुन लो ध्यान से। जैसे मैं मान लो बोलूँ 1 2 3 4, 4 ऑर्बिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1/2 लिख रहे हैं। तो अब देखो 4 को मैं यहाँ पर n2 माइनस n1 लिखूंगा, पूछो क्यों, n2 माइनस n1 और प्लस 1 करूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा n2 माइनस n1, हाँ, /2। देखो कैसे, देखो 4 ऑर्बिट इन्वॉल्व है ना। अब मैं इसको कर देता हूं 2 3 4 5, तो भी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 ही बनेंगी। देखो 1 2 3 4, तो आप इस फॉर्मूले का तब यूज करोगे जब पहले ऑर्बिट में आएगा। पहले ऑर्बिट में आएगा तो ये लिखना, तो कितना आ रहा है 4 इंटू 3/2, कितना आया 6 आया। अब इसमें रखो n2 की वैल्यू रख दो 4 माइनस 1 प्लस 1 और फिर 4 माइनस 1/2, देखो 6 आ जाएगा। देखो कैसे, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 4 3 जा 12/2 6। तो कभी कभी क्या होगा, बोलेगा 5th से सेकंड में आया, तो 5th से सेकंड में आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, ये फॉर्मूला कब लगेगा, पहले में आ रहा होगा। अगर बोलेगा 5th से सेकंड तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो क्लियर, लिख लो। तो ठीक है बेटा, यहीं तक, थैंक यू। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसमें ये जनरल फॉर्मूला है।